तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉर इजी क्लास में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 3 है विद्युत रसायन, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग आज के इस टॉपिक में जानने वाले हैं कोलराउस का नियम, जो कि पेपर की दृष्टि से 5 अंक का यह पूछा जाता है आपके पेपर में। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो बना दें कोलराउस के नियम पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कोलराउस का नियम क्या होता है। यह पेपर की दृष्टि से 5 अंक का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आखिर जानते हैं कोलराउस का नियम क्या होता है। तो कोलराउस का नियम जानने से पहले हम लोग चालकता को प्रभावित करने वाले कारक को जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने चालकता के बारे में जान लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग चालकता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानेंगे। तो चालकता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। इसमें हमारा पहला नंबर आता है प्रभावित करने वाला कारक में आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स। तो अगर आकर्षण बल यानी चालकताओं के मध्य आकर्षण बल का ज्यादा होगा तो उनके आयन जो होंगे वो कम टूटेंगे, और आयन कम टूटेंगे होंगे और आम आयन जो होंगे वो कम टूटेंगे तो उनकी चालकता भी कम होगी। तो क्योंकि आयन जो होता है वो चालकता के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह होता है कि मतलब होता है कि अगर कोई मान लीजिए आयन आयन समानुपाती चालकता का है, अगर आयन बढ़ेगा यानी आयन ज्यादा टूटेगा तो चालकता भी ज्यादा होगी। अगर आयन कम टूटेगा तो चालकता भी कम होगी। तो इसलिए यहाँ पर आकर्षण बल के कारण जो आकर्षण बल हुआ है यहाँ पर आयनों के बीच, अगर यदि आकर्षण बल अधिक होगा तो उनके कणों को जो होता है वह अधिक अधिक पास में होंगे। तो इसलिए उनकी आयन की जो गतिज ऊर्जा यानी आयन का टूटना वो कम होगी। तो इसलिए चालकता भी इसकी कम होगी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अगर अगर आयन ज्यादा होगा तो चालकता भी ज्यादा होगा, क्योंकि आयन जो होता है वह समानुपाती चालकता की होती है। चालक समानुपाती का चिन्ह मतलब होता है कि अगर आयन ज्यादा होगा यानी आयन ज्यादा टूटेगा तो चालकता भी ज्यादा यानी उससे चालकता भी ज्यादा होगी। अब हम लोग सेकेंड नंबर में जानेंगे विलायक की श्यानता। श्यानता की मीन्स होता है गाढ़ापन, जिसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए कोई पानी हो गया, ठीक है, पानी, और इधर इधर हम लोग शहद शहद की एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। तो श्यानता का मतलब होता है कि गाढ़ापन। तो इसमें दोनों में से कौन किसका माने गाढ़ापन अधिक है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि शहद का जो गाढ़ापन है, क्योंकि उनके कणों के मध्य जो होता है वो बहुत ही प्रबल तरीके से आपस में जुड़े होते हैं। इसलिए यहाँ पर दोनों में से कौन ज्यादा गति करेगा, तो इसमें हमारा पानी ज्यादा तेजी से गति करेगा, क्योंकि इनके जो श्यानता होगी यानी इसकी बहुत श्यानता कम होती है, और शहद की जो गाढ़ापन यानी श्यानता शहद की ज्यादा होती है। तो इसलिए अगर श्यानता यानी गाढ़ापन यदि बढ़ेगा तो आयनों की गतिज ऊर्जा यानी उसकी गति आयन की कम हो जाएगी, जिससे चालकता भी उसकी कम हो जाएगी। और आयन कम गति करेगा तो चालकता भी कम कम होगी। तो इसलिए आयन जो होता है वह चालकता के समानुपाती होता है, और आयन कम गति करेगा तो चालकता भी कम होगी। अब नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर इसमें है प्रभावित करने वाले कारक में तापमान। और देखिए, अगर हम लोग आयन को ज्यादा ताप पर गर्म करेंगे तो आयनों की जो गतिज ऊर्जा होगी यानी उसको गति यानी ऊर्जा प्राप्त करके वो गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पर चालकता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर हम तापमान को बढ़ाएंगे तो आयनों की जो गतिज ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी, और आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उसकी चालकता भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमारा तापमान में अगर ताप में अगर हम वृद्धि करेंगे तो आयनों की जो गतिज ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी, जिससे चालकता भी बढ़ जाएगी। अब हमारा चौथा नंबर आता है सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता का प्रभाव, मान लीजिए कोई कोई पात्र ले लिए, इसमें हम लोगों ने कोई विलयन ले लिए। सांद्रता का मतलब होता है इसमें कोई विलेय पदार्थ की ज्यादा मात्रा। सांद्रता का मतलब यही होता। अगर हम सांद्रता को बढ़ाएंगे यानी सांद्रता को बढ़ाएंगे तो चालकता भी कम होगी। यहाँ पर मान लीजिए कोई पात्र ले लिए, और अगर हम इसमें ज्यादा विलेय पदार्थ की मात्रा घोल दिए तो एक ऐसा विलयन बन पाएगा सांद्र विलयन। और सांद्र विलयन में जो कण होती है वो ज्यादा घुली होती है। ज्यादा घुलने के कारण
आयन जो होंगे वो कम गति करेंगे और कम गति करने के कारण चालकता भी कम होगी। तो इसलिए सांद्रता अगर बढ़ेगी तो चालकता कम होगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है 5वां नंबर, विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य क्या होती है? वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से आयनित यानी टूटते हैं या घुल जाते हैं, उसको हम लोग विद्युत अपघट्य बोलते हैं। तो विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर भी चालकता निर्भर करती है। अब कैसे निर्भर करती है, चलिए इसको जानते हैं। पहला हमारा इसमें आता है प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होती है? वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर यानी घुलकर या आयनों में टूटकर पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। यानी जो पदार्थ जल में पूर्ण रूप से घुलकर या टूट जाते हैं, तो वैसे हम लोग विद्युत अपघट्य उस पदार्थ को बोलते हैं। तो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है? वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर आयनित हो जाते हैं, उसको हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्य बोलते हैं। अगर देखिए, अगर प्रबल विद्युत अपघट्य होगा तो उसमें आयन जो होगा वो ज़्यादा मात्रा में टूटेगा, और आयन ज़्यादा मात्रा में टूटेगा तो उसकी चालकता भी ज़्यादा होगी। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है प्रबल विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर चालकता जो होगा वो निर्भर करेगा। प्रबल विद्युत अपघट्य में आयन जो होगा वह अधिक टूटता है, इसलिए इसकी चालकता भी अधिक होगी। अब नेक्स्ट हमारा आता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है? वे पदार्थ जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, यानी जल में घुलने के बाद पूरी तरह से टूटते नहीं हैं, उन लोगों को हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट्य के नाम से जानते हैं। तो अगर हम दुर्बल विद्युत अपघट्य में जो आयन होगा वो कम टूटता है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर चालकता भी कम होगी। यहाँ पर गलती से थोड़ा मिस्टेक हो गया है। आयनन इसमें होता है, यानी आयन का टूटना वो कम होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य में आयन जो होते हैं वो कम टूटते हैं, तो अगर आयन कम टूटेंगे तो चालकता भी कम होगी। तो इसलिए यहाँ पर अगर आयन ज़्यादा होंगे, यानी आयन जो होंगे वो ज़्यादा मात्रा में टूटेंगे नहीं, तो इसलिए इसकी आयन चालकता जो होगी वो कम होगी। अब हम अब हम लोग पढ़ेंगे कोलराउस के नियम के पहले हम लोग जानेंगे अनंत तनुता क्या होती है। तो अनंत तनुता, चलिए इसको जानते हैं। जब विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, तो उनकी तुल्यांकी व मोलर चालकता में वृद्धि कम हो जाती है। इस तनुता को अनंत तनुता कहते हैं। विद्युत अपघट्य के मतलब क्या होता है? वे पदार्थ जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित या टूट जाते हैं, उन लोगों को हम लोग विद्युत अपघट्य के नाम से जानते हैं। तो वे जब अपघट्य पूर्ण रूप से अपने आयनों में जब टूट जाएंगे, तो उनकी तुल्यांकी व मोलर चालकता जो होगी उसमें वृद्धि में कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार की तनुता को हम लोग अनंत तनुता के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? जब विद्युत अपघट्य, यानी विद्युत अपघट्य का मतलब होता है जब कोई पदार्थ जल में घुलकर पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाता है, तो उसको हम लोग आयनों में टूट जाता है तो उसको हम लोग विद्युत अपघट्य बोलते हैं। तो विद्युत अपघट्य में आयनों में विभक्त हो जाते हैं, तो उनकी तुल्यांकी और मोलर चालकता में वृद्धि में कमी आ जाती है। इस तनुता को हम लोग अनंत तनुता के नाम से जानते हैं। अब हम लोग चलिए जानते हैं कोलराउस का नियम, जो कि पेपर की दृष्टि से 5 अंक का वीवीआई ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये हर एक वर्ष पूछा जाता है कि कोलराउस का नियम क्या होता है। तो चलिए इसको हम लोग जानेंगे। इसका हम लोग मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम से इसको हम लोग टॉपिक को जानेंगे। तो चलिए इसको जानते हैं आखिर कोलराउस का नियम क्या होता है। तो वैज्ञानिक इसको कोलराउस वैज्ञानिक नाम नहीं बताया था, यानी वैज्ञानिक कोलराउस ने ही इस नियम को दिया था, इसलिए इसको हम लोग कोलराउस का नियम कहते हैं। तो वैज्ञानिक कोलराउस ने दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, देखिए यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होती है? वे पदार्थ जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित यानी पूर्ण रूप से टूटते नहीं है अपने आयनों में, उसको हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट्य के नाम से जानते हैं। तो वैज्ञानिक कोलराउस ने दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर लेमडा एम, लेमडा मोलरिटी एवं लेमडा इक्विवेलेंट एवं उनके आयनिक चालकताओं के मध्य संबंध स्थापित किया। इस नियम को स्वतंत्र अभिगमन कोलराउस नियम भी कहते हैं। यानी वैज्ञानिक कोलराउस ने दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर लेमडा एम यानी लेमडा मोलरिटी एवं लेमडा
इक्विवेलेंट एवं उनके आयनिक चालकताओं के मध्य संबंध स्थापित किया। इस नियम को स्वतंत्र अभिगमन कोलराउस नियम भी कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग जान लिए कोलराउस का नियम क्या होता है। अब कोलराउस का नियम मोलर चालकता के लिए क्या होता है, चलिए इसको जानते हैं। तो मोलर चालकता के लिए कोलराउस का नियम क्या होता है, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता उनके धनायन व ऋणायन के मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होती है, वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर अपने आयनों में विभक्त या टूटते नहीं, उन लोग को हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट्य के नाम से जानते हैं। जब दुर्बल विद्युत अपघट्य अनंत अनुता पर मोलर चालकता तथा उनके धनायन व ऋणायन के मोलर चालकता के योग के बराबर होगा, तो उसको हम लोग मोलर चालकता के लिए कोलराउस का नियम के नाम से जानेंगे। तो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता उनके धनायन व ऋणायन यानी प्लस और माइनस के मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर शॉर्ट में डिफिनेशन में लिखा गया है कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत अनुता, यहाँ पर इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, अनंत अनुता मोलर चालकता उनके ऋणायन व धनायन के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। अब इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे तुल्यांकित चालकता के लिए कोलराउस का नियम, जो कि नेक्स्ट पार्ट में होने वाला है। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में होने वाला है तुल्यांकित चालकता के लिए कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम जो कि पेपर की दृष्टि से 5 अंक का पूछा जाता है। इसका अनुप्रयोग भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और मीडियम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।